वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये डिमांड था कि मैं अपने हिंदी ऑप्शनल अर्थात हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य के कुछ मॉडल आंसर को आपके साथ शेयर करूं, कुछ नोट्स को शेयर करूं। तो चूंकि नोट्स तो प्रॉपर वे मेरे पास था नहीं, तो इसीलिए मैंने जो लास्ट टेस्ट दिया था अपने एग्जाम से पहले, उसके क्वेश्चन और आंसर को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि इस वाले टेस्ट में मुझे 300 में से 193 नंबर मिले थे, तो मैं काफ़ी उत्साहित था कि मुझे अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। हालांकि इस बार हिंदी में बिलो द मार्किंग हुआ है, उस कंडीशन में भी 154 15-20 दिन की तैयारी में, वो भी सब्जेक्ट चेंज करने की स्थिति में मुझे लगता है कि ठीक नंबर है, क्योंकि 175 एक हाईएस्ट लड़का का था जिसको मैंने देखा है और उसका सिलेक्शन भी नहीं हुआ था हिंदी में। तो उस लिहाज से 15-20 दिन की तैयारी में 154 इज़ अ वेरी गुड मार्क। खैर वो तो जब मैं कॉपी आएगा एग्जाम वाला उसको तो दिखाऊंगा। लेकिन देख लीजिए, ये एग्जाम मैंने 20/7/2021 को दिया था और मेरा फाइनल एग्जाम था 31/7/2021 को। तो लगभग 10 दिन पहले मैंने इस फाइनल टेस्ट को दिया था। और इस फाइनल टेस्ट में आप देख लीजिए, महत्वपूर्ण चीज़ क्या था, हिंदी ऑप्शनल था कि मुझे खंड क के क्वेश्चंस एक ही और डेढ़ ही क्वेश्चन अच्छे से आ रहे थे, तो कुछ क्वेश्चंस अच्छे से नहीं आ रहे थे, तो इसलिए मैंने खंड क को बाद में चुना है, ठीक है। और खंड ख से पहला जो सवाल हमको अच्छे से आ रहा था उसको मैंने पहले लिखने की कोशिश की है। इस क्वेश्चन के लिखने के कारण में मैंने क्या रखा है कि 4 क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से आ रहा था, 2 क्वेश्चन नहीं आ रहा था। तो पहले एक जो अच्छा से आ रहा है उसको लिखा, फिर जो थोड़ा सा कम तैयारी है उसको बीच में लिखा, फिर तीसरा को खूब अच्छे वाले को लिखा, फिर चौथे को कम। इस तरह से न सिर्फ मैंने टेस्ट सीरीज में लिखा था, बल्कि फाइनल जो एग्ज़ाम है वहाँ पर भी लिखा था। और इसका फ़ायदा होता है, ठीक है ना। आपकी गलतियाँ जो, आपकी कमियाँ जो बीच में छुप जाती हैं। बहरहाल मेरे पास चूँकि वो क्वेश्चन अवेलेबल नहीं था, उस ग्रुप में भी मैं नहीं हूँ, तो आंसर के माध्यम से मैं आपको इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। खंड ख का जो 7वां प्रश्न था वो ये था कि राम की शक्ति पूजा की संवेदना का वर्णन करें, साथ ही साथ इसके जो शिल्प पक्ष है उसका वर्णन करें, और जो कविता है इसका मूल भाव क्या है, इसको मतलब 3 तरह के क्वेश्चन को एक साथ मिला करके आपको दिया गया था। तो इस तरह से मैंने इसको लिखना शुरू किया था। तो देख लीजिए, आपको पता है कि आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, पहले आपको थोड़ा सा एक बाउंड्री बनाना होगा, यानी कि इंट्रो लिखना होगा, फिर मिडिल पार्ट और कुछ ना कुछ निष्कर्ष लिखना होगा। तो इस तरह से पहले मैंने थोड़ा सा इंट्रो शुरू किया कि राम की शक्ति पूजा हिंदी साहित्य के कवि महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक प्रगतियात्मक कविता है। कविता के माध्यम से कवि ने पौराणिक घटनाओं का आख्यान प्रस्तुत करने के साथ साथ उसे वर्तमान स्वरूप के घटनाओं के साथ भी जोड़ा है, ठीक है। वस्तुतः राम की शक्ति पूजा शक्ति की अनुभूति एवं खोज की यात्रा है, जिसके मध्य में राम रावण का युद्ध है। कविता के मूल्य, देखिए यहाँ पे हमको मूल लिखना था, कविता की मूल समस्या, ठीक है ना। अब धरफड़ में मूल्य लिख कर निकल गया। हालांकि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में जुड़ा हुआ था, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में जो आपको भाषाईगत अशुद्धि है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं हो पाता है, ये ऑफलाइन में ज़्यादा ढंग से होता है, लेकिन फिर भी एक मोटा तौर पे आपको अंदाज़ा मिल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए गलती था। तो कविता की मूल समस्या सिर्फ ऐतिहासिक पात्रों का संघर्ष नहीं, वरन रामत्व रावणत्व की भाव पर दृष्टिपात करना भी है, जो हर काल की समस्या बन गई है। कविता की शुरुआत में कवि लिखते हैं, ओ पराजय समर ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। अब यहाँ पे देख लीजिए, आपको जो भी उत्तर लिखिएगा हिंदी लिटरेचर में, वहाँ पे एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है। और एग्जाम्पल क्या, उस कविता से, उस कहानी से संबंधित कुछ पंक्तियाँ, कुछ लाइन, या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें जो मूल कविता में कोई वाक्य उद्धृत हो, उसको लिखना बहुत जरूरी होता है। तो शुरुआत यहाँ से होता है, अपराजय समर ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। तो इसको मैंने यहाँ पर कोट किया है। कविता के शुरुआत में ही कवि लिखते हैं कि अपराजय समर ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, तभी स्पष्ट हो जाता है कि यह समस्या ऐतिहासिक न रह करके समकालीन बन जाता है, ठीक है ना। तो इसको देखिए कितने अच्छे से मैंने डिफाइन करने की कोशिश की यहाँ पे। अब जाकर के वहाँ तक इंट्रो था, अब मेन आंसर लिखने की शुरुआत यहाँ से हो रही है कि राम की शक्ति पूजा का संवेदना, ठीक है ना। तो इसको मैंने पहले यहाँ पे देख लीजिए, एक मतलब कि चार्ट के रूप में लिखा है कि शक्ति की मौलिक कल्पना, दूसरा शक्ति असंतुलन, तीसरा नारी उत्थान का प्रस्तावना। अब देखिए उत्थान भी यहाँ पे मैंने गलत लिखा दिया था। तो हिंदी साहित्य में जो भाषाई अशुद्धि है वो कहीं से भी क्षम्य नहीं है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। लोक मंगलवाद की कामना, उसके बाद पाँचवा था राष्ट्रीय भाव, और छठा था त्रासदी का सुखांत। तो चलिए, जो क्वेश्चन चेक करने वाले होते हैं ये चीज़ देख लेते हैं, तो उनको एक नज़र में पता चल जाता है कि हाँ ठीक है, इनको जो भी लिखने वाले होते हैं उनको थोड़ा सा ज्ञान है, ठीक है ना। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा और बीच बीच में एग्जाम्पल भी दूंगा। एग्जाम्पल बहुत जरूरी हो जाता है। अब देखिए, शक्ति की मौलिक कल्पना, रावण से युद्ध में हार मिलता देख जामवंत द्वारा सुझाए उपाय उपरांत राम शक्ति की मौलिक कल्पना करते हैं तथा उनके पूजन उपरांत पुनः शक्ति को अपने पक्ष में करते हैं, ठीक है ना। वो 9 दिन तक करते हैं। आप जब कविता पढ़िएगा, पूरा जो लंबी कविता है उसको पता चलेगा। अब इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया, राम शक्ति की करो मौलिक कल्पना, पूजन करो छोड़ दो समर,
जब तक सिद्ध ना हो रघुनंदन, ये जामवंत जी राम जी को कहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको हिंदी में सिर्फ मतलब डिटेल में लिखने से काम नहीं चलता है, बल्कि उसको एग्जाम्पल भी देना जरूरी होता है। तो मैंने यहाँ पे इसको लिखा डिटेल में और उसके साथ मैंने ये एग्जाम्पल लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी लगाना होता है, जितने आप एग्जाम्पल्स लगाइएगा उतने नंबर एक एक आपके बढ़ते चले जाएंगे। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा था शक्ति असंतुलन। यह घटना अथवा वाक्य अब हर युग की समस्या बन गई है कि शक्ति भी अन्याय की तरफ ही दिखती है, ठीक है। अब इस चीज़ को मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू, इनफैक्ट 2 एग्जाम्पल के थ्रू साधा है कि शक्ति भी जो है अन्याय की तरफ ही दिखती है, ये हर समय की समस्या बन गई है। उस समय शक्ति रावण के पक्ष में था, आज भी देखते हैं जो गलत लोग होते हैं उसी के साथ पावर पैसा रहता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखने की मैंने कोशिश की है। यह घटना अथवा वाक्य अब हर युग की समस्या बन गई है कि शक्ति भी अन्याय की तरफ ही दिखती है अन्याय जिधर उधर शक्ति। ये उस कविता की एक पंक्ति है, इसको मैंने लिखा। दूसरी पंक्ति मैंने लिखा, रावण अधर्मत फिर भी अपना मैं हुआ अपर। तो 2 लाइन के थ्रू मैंने इस चीज़ को कि शक्ति का संतुलन को लिखने की यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की है। अगला देख लीजिए, नारी उत्थान का प्रस्ताव। अब यहाँ पे देख लीजिए, प्रस्ताव भी जल्दी जल्दी में लिखने में मैं यहाँ पे प्रस्ताव करके मतलब गलत लिख दिया, प्रस्ताव लिखना चाहिए था। तो ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ऑफलाइन में जब आप इसका कॉपी का मूल्यांकन होगा तो उसको बहुत अच्छे से आपको देखेगा। ऑनलाइन में ये सब चीज़ें थोड़ी सी छूट जाती है, फिर भी चलो आप बाहर नहीं जा पाते हैं, तैयारी नहीं कर पाते, तो वहाँ पर तो आपको एक अच्छा मौका मिल ही जाता है। तो इसको फिर मैं डिटेल से एनालिसिस कर रहा था कि नारी उत्थान का प्रस्ताव, राम द्वारा सारा संघर्ष सीता के रावण से मुक्ति का प्रयास ही है, ठीक है ना। लेकिन विडंबना यह है कि शक्ति असंतुलन से राम को अपना लक्ष्य मिलता नहीं दिख रहा है। वो पता है ना कि चूंकि शक्ति को रावण खुश कर लेता है, तो राम जी जितना भी वाहन वगैरह चलाते हैं सब को शक्ति अपने बस में कर लेती है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वही बात है कि शक्ति और संतुलन से राम को अपना लक्ष्य मिलता नहीं दिख रहा है। वो तो सीता का उद्धार चाहते थे। अब इसी को देखकर राम जी के मुंह से एक शब्द निकलती है जानकी उद्धार प्रिया का हो ना सका, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल को यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है, ठीक है ना। साथ ही सीता उद्धार को कभी राज्य, यहाँ पे ऑब्लिक है, मातृभूमि की आज़ादी से भी जोड़ते हैं। वो दौर था जब ये कविता लिखा जा रहा था। ये तो चूंकि पुरानी ऐतिहासिक घटनाओं को जोड़ करके उस समय के छायावादी युग में इस चीज़ों को लिखा जा रहा था, क्योंकि छायावादी युग में डायरेक्ट आप चीज़ें लिख नहीं सकते थे, अंग्रेज का शासन था। तो यहीं पर उस चीज़ को भी मैंने यहाँ पर जोड़ने की कोशिश किया। साथ ही सीता उद्धार को कभी राज्य मातृभूमि की आज़ादी से जोड़ते हैं। अब ये सब चीज़ आपके दिमाग में कब आएगा? जितना से जितना आप ज़्यादा पढ़िएगा, लिखिएगा क्वेश्चन को, उतना से ज़्यादा आपको कुछ ना कुछ नया करने की इसमें हमेशा स्कोप मिलता चला जाएगा। अब चौथा था लोक मंगल की कामना। राम लोक मंगल की कामना से आत्मोत्सर्ग तक को तैयार हो जाते हैं। वो अंत में आप पढ़िएगा कि कमल का फूल खत्म हो जाता है अंत में, तो अपना आँख कमल मम्मी उसको बोलती थी उसकी माँ, तो निकाल कर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो पंक्ति मुझे याद नहीं था, तो मैंने आत्मोत्सर्ग करके यह व्यक्ति का समूह के प्रति कल्याण का समर्पण है निकल गया, क्योंकि मुझे याद ही नहीं था। तो चलिए बीच में अब किसी तरह से निकल गया, बहुत शॉर्ट टाइम में पढ़ा था मैं, तो सब चीज़ मुझे याद नहीं था। याद रहता तो मैं ज़रूर वहाँ पर वो जो पंक्ति था उसको मैं यहाँ पर लिखता, लेकिन नहीं लिख पाया चूँकि याद नहीं था। आगे देखिए, राष्ट्रीय भाव की चेतना। जिस प्रकार राम अथक प्रयास के बाद भी रावण को हरा नहीं पा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार गांधी जी भी अपने प्रयासों के बाद अंग्रेजी शासन से देश को मुक्ति नहीं दिलवा पा रहे थे। वो जो दौर था आपको पता है ना, अंग्रेजी शासन का दौर था। ऊपर से सबों में संशय घर कर रहा है, इसे कवि ने राम के माध्यम से दिखलाया है। अब इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिखलाया गया है राम के माध्यम से कि स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा संशय फिर, ठीक है ना। संघर्ष हो रहा है लेकिन फिर भी जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, राम को भी वहाँ पे संशय हो रहा है, और इधर देशवासियों में भी इस तरह की चीज़ थी कि क्या अंग्रेज से हमारा देश आज़ाद हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे था कि यहाँ पे देख लीजिए, इस पॉइंट हमारा क्या था, राष्ट्रीय भाव की चेतना। तो उस भावना का भी ये संवेदना है इस कविता का कि राष्ट्रीय भावना के भी जगाने का एक प्रयास किया जा रहा है। त्रासदी का सुखांत। कविता की शुरुआत रवि हुआ अस्त से शुरू होता है, लेकिन अंत होगी जय पुरुषोत्तम नवीन से होता है। यह त्रासदी का सुखांत है, ठीक है ना। देश भी अंततः 1947 में आज़ादी प्राप्त करता है। तो चूंकि 3 पार्ट में हमको लिखना था, तो कोशिश की कि शॉर्ट करने का, फिर भी लंबा होता चला गया। पहला क्वेश्चन था, तो इस तरह से एक पोर्शन खत्म हुआ। अब दूसरा पोर्शन था कविता का शिल्प पक्ष क्या है। आपको पूछेगा कि कविता का भाव पक्ष क्या है, शिल्प पक्ष क्या है। तो यहाँ पे पूछा गया था कविता का शिल्प पक्ष क्या है। अब उसको भी मैंने यहाँ पे दिखाया है कि इसमें काव्य रूप, नाट्य प्रस्तुति, भाषा, छंद, अलंकार, प्रतीक, ठीक है। अब इसको यहाँ पे एक एक करके दिखाने की शुरुआत किया है कि काव्य रूप, लंबी प्रगतियात्मक छायावादी कविता थी ये, राम की शक्ति पूजा। उसके बाद था नाटकीय स्वरूप, डॉक्टर निर्मला शर्मा। अब निर्मला शर्मा कौन थी? तो उसकी समीक्षक थी, ठीक है ना। तो रामविलास शर्मा, निर्मला शर्मा या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऐसे कोई भी जो
विश्लेषक हैं या फिर समीक्षक हैं, उनके कोटेशन को आप ऐड करते हैं तो आपका नंबर और बढ़ेगा, 1 नंबर 2 नंबर, तो ये ज़रूरी हो जाता है। तो नाटकीय स्वरूप के बारे में, राम की शक्ति पूजा के बारे में डॉक्टर निर्मला शर्मा के अनुसार कविता का कथनांक एवं भाषा इसके नाट्य रूपांतरण को सहज बनाता है। ठीक है ना। अब आगे देख लीजिए, भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, समासिक शब्दों एवं तत्समी शब्दों का प्रयोग किया गया है, छंद मुक्तक छंद का प्रयोग है, अलंकार जो है आपको अर्थालंकार, अनुप्रास, नैनो से नैनो का गोपन, प्रिय संभाषण। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया, यहाँ पे अलंकार है। प्रतीक देख लीजिए, राष्ट्रीय आंदोलन, राम गांधी जो है, राम जो गांधी का प्रतीक है, राष्ट्रीय आंदोलन का है, रावण अंग्रेजी हुकूमत का प्रतीक है, तो ये सब का भी प्रतीक का इस्तेमाल किया गया था। तो 2 पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया, एक संवेदना वाला, दूसरा था कि इस कविता का शिल्प पक्ष क्या है। तीसरा क्वेश्चन था, इसका पार्ट था कि कविता के विचारत्व का विश्लेषण करें, कविता का विचारत्व क्या है। तो अब इसको मैंने क्या किया कि बुलेट पॉइंट में जो है नंबर करके लिखना शुरू किया। तो पहला था, कविता मानवीय संवेदनाओं एवं कमजोरियों पर आत्मनियंत्रण पाने तथा शक्ति की चेतना की खोज से अपने लक्ष्य को विजित करने की अवधारणा का द्योतक है। जिस प्रकार राम बार बार जो है हारते हैं, पीछे हटते हैं, टूटते हैं, लेकिन फिर से अपने शक्ति को संतुलित करके विजय पाते हैं, तो उसी प्रकार से मानवीय संवेदनाओं की यहाँ पे बात की जा रही है। दूसरा था, निराला के राम भी इसी की पुष्टि करते हैं। उसी लाइन को यहाँ पे जोड़ने की कोशिश की है, जब वह तुलसी के राम के दैवीय स्वरूप को पार कर आम मानव की भांति दुख विषाद भय शोक की गर्त में डूब जाते हैं। आपको पता है ना कि रामचरितमानस तुलसीदास के जो राम है वो दैवीय शक्तियों से परिपूर्ण है। ठीक है ना। लेकिन जो निराला के राम है वो मानवीय चेहरा है, जो मानवीय कमजोरी है उसको भी दिखा रहे हैं यहाँ पे निराला अपने राम के थ्रू। तो कभी कभी ये भी सवाल आता है कि निराला के राम जो है तुलसी के राम से कैसे भिन्न होते हैं। तो वही बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो निराला के राम हैं वो तुलसी के राम के दैवीय स्वरूप को पार करके आम मानव की भांति दुख विषाद भय सुख की गर्त में डूबते हैं, परंतु फिर से निश्चय कर रण में विजय होते हैं। ठीक है ना। अब इसका एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया, कल लड़ने को विकल हो रहा वह बार बार, असमर्थ मानता मन उधत हो बार बार। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर इस पूरे लाइन को मैं ठीक से याद नहीं कर पा रहा था, तो किसी तरह से कहकर निकल गया, लिखकर निकल गया। वीडियो साहब ने मुझे अंत में एक चीज़ बताई थी कि चूंकि आपको पूरा याद नहीं हो, तो वहाँ पे जैसे पूरा लाइन याद नहीं हो तो कल लड़ने को विकल हो रहा वो बार बार, यहाँ पे डॉट डॉट करके आप ऐसे करके भी छोड़ सकते हैं। और इसको मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था मेंस के क्वेश्चन राइटिंग में। जब मेरा मेंस का कॉपी आएगा तो मैं इसको दिखलाऊंगा अभी। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, राष्ट्रीय चेतना का भाव जगाता कविता देश की गुलामी के प्रति आम जनों को जागृत करते हुए उन्हें एकजुट करता है तथा राष्ट्रीयता का भाव सब में जगाता है। ठीक है ना। और था कि शक्ति और संतुलन के चिरकालीन समस्या के बीच लोगों को अपनी आत्मशक्ति की चेतना को ढूंढने एवं उसे सबल कर विजय प्राप्ति का मार्ग दिखलाता है कविता। और फिर जाकर के अंत में इसका जो कंक्लूजन है वो लिखा गया कि समग्रतः राम की शक्ति पूजा निराला जी की एक महान प्रगतिवादी कविता है, जो कथ्य एवं शिल्प दोनों स्तर पर अभूतपूर्व कसी हुई है। कविता का मुख्य मकसद शक्ति की चेतना से लोक मंगलवाद की स्थापना है। इस प्रकार ये जो पूरा क्वेश्चन था इसको मैंने कंप्लीट किया। आपने देखा होगा इस क्वेश्चन का विभिन्न स्वरूप। अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपको कबीर के सामाजिक दर्शन पर प्रकाश डालना है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं अच्छे से नहीं कर पाया था, तो उसको मैंने देखिए कैसे तरह से लिखा है। पहले 7वां क्वेश्चन लिखा, अब देखिए 6ठा क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, लेकिन याद रखना है कि एक खंड के सारे क्वेश्चन एक ही साथ लिखे होने चाहिए। तो कबीर का सामाजिक दर्शन काफ़ी यथार्थ एवं प्रयोगात्मक परीक्षणों के उपरांत निर्मित। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा था, मेरा अक्षर इतना अच्छा नहीं बैठा। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना सिर्फ आपके अक्षर बैठेंगे, बल्कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा। मेन एग्जामिनेशन हॉल में आपका दिमाग और कलम के बीच एक सामंजस्य बैठा रहेगा आपको, और जितना देर आप सोचते हैं उतना आपको कम नंबर मिलता है। 1 मिनट सोचेंगे तो 1 नंबर कम मिलेगा। ये बात को सोच के रखिए मेंस एग्जामिनेशन में, तो वो सब लिखने से आएगा। देखिए मतलब कि हैंड राइटिंग भी उतना अच्छा नहीं बन पा रहा था। तो खैर इसको देखते हैं। कबीर का सामाजिक दर्शन काफ़ी यथार्थ एवं प्रयोगात्मक परीक्षणों के उपरांत निर्मित एवं अनुभूति का अध्ययन है। कबीर के बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि वे कवि कम समाज सुधारक ज़्यादा हैं, लेकिन यह वाक्य अपने आप में पूरी तरह सत्य नहीं है। कबीर मानने एवं जानने के बीच के फ़र्क को हमेशा उजागर करने के लिए जाने जाते हैं। उनके सामाजिक दर्शन को बिंदुवार निम्न रूप से समझते हैं। ठीक है ना। मेन क्वेश्चन था कबीर के सामाजिक दर्शन का। तो आप देखते हैं, भक्त कबीर भक्ति को मुक्ति या यूं कह लें कि आत्मज्ञान की कुंजी मानते हैं, लेकिन उनका भक्ति मार्ग औरों के सोच से भिन्न है।
कबीर की भावना अद्वैत मत के अनुसार किसी खास स्वरूप अथवा बंधन में बंधे हुए नहीं मानते हैं। तीसरा था कि कबीर पहले योग की शिक्षा ग्रहण। अब इस क्वेश्चन को मुझे पूरे से याद नहीं था, तो मैंने बुलेट फॉर्म में बीच में किसी तरह से घुसाने का कोशिश किया। मैंने बताया ना कि एक अच्छा क्वेश्चन अच्छे से जिसको आपको पता है, फिर बीच में यदि कम क्वेश्चन जानते हैं तो उसको लिखिए, तो उसी तरह से मैंने इसको लिखने की कोशिश किया। कबीर पहले योग की शिक्षा ग्रहण करने के लिए तथा योगावस्था में ईश्वर की परम अनुभूति प्राप्ति का प्रयास किया, परंतु उनके लिए यह रूखा सा अनुभव था। अतः उन्होंने जो है भक्ति को रस के साथ जोड़ा। वे जानने के कड़े विरोध तथा मानने अर्थात स्व अनुभव से प्राप्त अनुभूति को ही श्रेष्ठ ज्ञान मानते थे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में मेरे पास एग्जाम्पल्स का सर्वथा अभाव था, नहीं तो मैं एग्जाम्पल्स लिखता तब मेरे नंबर और भी अच्छे आते, भले ही प्रैक्टिस में, लेकिन अच्छे नंबर आते। लेकिन यहाँ पे देखिए मेरे पास एग्जाम्पल्स का घोर अभाव है। आगे देख लेते हैं, इसलिए मैंने इसको बीच में लिखने की कोशिश की। वे अपने आप को निर्गुण मानते हैं, लेकिन अपनी भक्ति में अपने ईश्वर को राम कहकर पुकारते हैं। यह उनकी अपनी भक्ति को लौकिककरण, ठीक है ना, लौकिककरण करने का मात्र एक साधन है। मतलब कि जो लोग प्रचलन में हो चुके अपने आप को निर्गुण मानते हैं, लेकिन वो राम भी बोलते हैं और तरह तरह के नाम का उच्चारण करते हैं। तो इससे ये नहीं होना चाहिए कि नहीं वो मतलब कि शगुन है, बल्कि वो निर्गुण थे, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, कबीर कभी भक्ति को प्रेमी तो वात्सल्य तो कभी मित्रवत, मतलब अपनी मनचाहा रूप में ढालते हैं। अब देखिए जितना मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ उसके प्रत्येक, मतलब जितना मैं व्याख्या कर रहा हूँ प्रत्येक का एक एग्जाम्पल बनता है, लेकिन मेरे को कुछ भी नहीं याद था, तो सिर्फ लिखकर ही मैं यहाँ पे निकल गया। अब यहाँ पे एक मुझे याद था, यहाँ पे कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, चंदन खाट के बनल सेजवा, तापर सजनी सूतल रे। इस तरह से मैंने लिखने की कोशिश किया। इस पंक्ति के माध्यम से मोह, भक्ति, मोक्ष, मृत्यु आदि को दर्शाया है। अब समाज सुधारक कवि, पहले तो भक्त कवि, अब समाज सुधारक कवि के बारे में। कबीर के बारे में एक भ्रांति यह भी है कि वे समाज सुधारक हैं। उनके इस स्वरूप के पीछे निम्नलिखित तर्क है। वह हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के कर्मकांडों एवं बाह्य आडंबरों की आलोचना करते हैं। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ठीक है ना। इसी प्रकार वो मुस्लिमों के अजान एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने पर भी आलोचना करते हैं, ठीक है ना। और वहाँ पे ताकि मुल्ला मतलब कि वो नहीं था कि हॉर्न लाउड स्पीकर इत्यादि से एक था, वो मैंने लाइन यहाँ पे भूल गया था तो नहीं लिख पाया था, ठीक है ना। आगे देखते हैं, दूसरा है, वे अक्सर माया एवं नारी को भटकाव का साधन मानते हैं। यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल बनता था, लेकिन मैंने नहीं लिख पाया, और मैं बार बार कह रहा था कि चूंकि मुझे याद नहीं थे वो एग्जाम्पल्स कबीर के, नहीं तो इस आंसर को जिस तरह से मैंने प्रेजेंट किया है, मैं उस एग्जाम्पल्स को ऐड करता तो काफ़ी अच्छा बन जाता। आगे देख लीजिए, माया बैठी खड़ी बाजार में बंध लिए हाथ, सब लोग तो फंदे फंसे गया कबीरा काट, ठीक है ना। अपने आप को इस तरह से वो बोल रहे हैं कि मैं माया से पड़े हूँ। इस प्रकार वे अपने आप को माया से मुक्त तथा दूसरों को इसमें ग्रसित मानते हैं। वे निंदा करने वालों को अपने समीप रखने की बात करते हैं। ये याद था, ये तो बचपन से हम लोग पढ़ते हैं तो याद था, निंदक निगरे राखी आंगन कुटी समाये बिन पानी, साबुन बिन सब निर्मल करे सुहाय, ठीक है ना। इसी प्रकार वो कहते हैं, कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम, है ना। इस तरह से भक्ति भाव में वो अपने आप को कुत्ता के रूप में बोलते हैं और मुतिया मेरा नाम बोल रहे हैं। यहाँ एक तरफ वे अपनी भक्ति की प्रकाष्ठा को दर्शाते हैं, वहीं दूसरी तरफ भक्ति भाव को सामान्यकरण कर देते हैं। इसी प्रकार वो नैतिकता आदि पर भी सीख देते हैं। जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, काल करे सो आज कर, बुरा जो देखन मैं चला, मतलब इसको आगे आगे डॉट, मतलब इसका और आगे लाइन है, और मिलियाना को इस तरह से आदि। वे माया को लेकर अति कठोर रहे हैं। माया मरी ना मैं मरा, मर गया शरीर, ठीक है ना। आस्था तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर, ठीक है ना। तो इस तरह से जो एग्जाम्पल्स याद थे उसको मैंने ऐड किया, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल्स याद नहीं थे मुझे। कबीर अपनी सदुखरी या पंचमेल खिचड़ी भाषा के प्रयोग से समाज में व्याप्त कुरीतियों पर कड़ा प्रहार करते हैं। वे भक्ति तथा मोक्ष मार्ग को बाधाओं में आने वाला अड़चन, भक्ति के नाम पर पाखंड आदि पर अपना क्षोभ अपने दोहों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, लेकिन उनका मूल स्वभाव भक्त ही था। अक्सर पूछा जाता है ना कि कबीर भक्त थे या फिर समाज सुधारक, मूलतः वो भक्ति थे, लेकिन उनकी रचनाएं ऐसी थी जो समाज के कुरीतियाँ थे उस पर आक्षेप करते थे, तो बहुत लोग उसको समाज सुधारक समझ लेते थे। समग्रता, अब देखिए इसको मैंने कितने, आप पहला आंसर को देखिएगा कि मैंने कितने डिटेल्स सॉल्व किया है, लेकिन दूसरे को, कबीर वाले को
आंसर के एग्जाम्पल्स के अभाव में मैं शॉर्ट करता चला गया और इसको 2-3 पन्ना में, 3 से 4 पन्ना में इसको ख़त्म कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए समग्रता पे मैं आ गया हूँ, इनकी कंक्लूजन पे आ गया हूँ। समग्रता उपरोक्त विश्लेषण आदि के आधार पर कह सकते हैं कि कबीर के कई दोहे सामाजिक बुराइयों का विरोध करने के साथ नैतिकता की पाठ पढ़ाते हैं, परंतु कबीर समाज सुधारक न होकर के एक भक्त ही हैं। वे उन्हीं बुराइयों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर उनकी आलोचना किए जो भक्ति एवं ईश्वर प्राप्ति मार्ग में बाधा बने हैं। वे अन्य सामाजिक बुराइयों के बारे में ज़्यादा नहीं बोलते हैं, हालांकि वे भाषा के प्रयोग में डिक्टेटर जरूर थे। अब कबीर को भाषा का डिक्टेटर ये भी किसी समीक्षक के द्वारा ही किया गया था। यदि मैं उसको ऐड करता था थोड़ा सा इन्हांस होता। तो इस प्रकार से आज आपके लिए सिर्फ 2 क्वेश्चन का आंसर आपके लिए मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आगे धीरे धीरे इस तरह के और भी चीज़ें आएंगी। बताने का ये मतलब था कि यदि आप हिंदी साहित्य को लेना चाहते हैं तो आपके पास डीप नॉलेज, गहन अध्ययन जरूरी है, क्योंकि अब यहाँ पे हिंदी में भी डायनामिक क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। प्रेमचंद्र का जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल डायनामिक क्वेश्चन था इस बार 66वीं में, ठीक है ना। और आपके पास एग्जाम्पल्स होने ही चाहिए। यदि आपके पास एग्जाम्पल्स हैं तो आपका 50% काम खत्म हो गया। बाकी आपका 50% आपके पास कितना उसको एक्सप्लेन करने की शक्ति है। तो एक्सप्लेन करने वाला सेक्शन तो मेरा अच्छा है, शुरू से ही अच्छा है। एग्जाम्पल्स की कमी थी। अब 15 से 20 दिन में मैं अचानक से पढ़ना शुरू किया एक नया सब्जेक्ट और इतना वास्ट सब्जेक्ट, तो थोड़ा सा छूट रहा था, लेकिन फिर भी ऊपर वाले की कृपा है और अच्छे लोगों का संपर्क मिला कि मैं उस मुकाम पे तक भी पहुंच कर पाया कि इतने कम मार्किंग वाले, इतना जिस तरह से इस बार कम मार्किंग किया है वहाँ पर भी 154 के आसपास में स्कोर कर पाया। तो ठीक है, अच्छी बात है। आगे और भी चीज़ आपको मैं बतलाऊँगा जब मेरा मेंस का आ जाएगा कॉपी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, बाकी क्वेश्चन को भी शेयर करूँगा। तो छोटा छोटा टॉपिक करते चलिए ताकि आपको भी समझने में आसानी हो।